ओके, तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। नाम है कैपेसिटर। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और कैपेसिटर का इस साल नीट में भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, जेई में भी आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं जहां कैपेसिटर से सवाल ना आए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस ही इतनी है। और कमाल की बात यह है कि कैपेसिटर को दुनिया रट लेती है, उसको समझ नहीं पाती है। तो ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ऐसा एक वीडियो बना रहा हूं भाई यूट्यूब वालों के लिए भी, कि कैपेसिटर की इतनी सिंप्लीफाइड और इतनी लेमन लैंग्वेज में ऐसी एक्सप्लेनेशन मैंने तो अभी तक किसी वीडियो में मिली नहीं है। तुम्हें मिले तो मुझे लिंक जरूर भेजना, पता लगेगा कि हाँ कोई इस लेवल पर भी बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले रटना, क्वांटिटीज को यूं का यूं किताब से बोल देना, दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ टीचिंग। मेरी ओपिनियन ये होती है, उसको किस तरीके से दिमाग में डाला जाए वो होता है। देखो बच्चों, यार हमने है ना एक मेथड पढ़ा था, चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट? क्या हुआ था उसमें? हाँ, बिना फिजिकल टच के हमने चार्ज उसमें डेवलप करा था। मैंने बोला था कि ये ट्रांसफर वर्ड, देखो वर्ड गलत, दिक्कत ये होती है आप लोग अंग्रेजी में गलत शब्द का इस्तेमाल, गलत शब्द आप यूज करते हो, और फिर उस गलत शब्द को यूज करने के बाद आप लोगों को ये लगता है कि इसका मतलब तो यही है। डेवलप करना और ट्रांसफर करना दो अलग बात है। ट्रांसफर का तो मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेजना, और डेवलप करने का मतलब होता है उसी एग्जिस्टिंग में से कुछ नया निकाल के लेके आना। तो इंडक्शन में हम उसी एग्जिस्टिंग में से कुछ नया निकालते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो कि कैपेसिटर क्या होगा, तो डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। ओके, अच्छा भाई, चार्ज के नाम पे अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन वर्ड डालूं तो ज्यादा अच्छी बात होगी कि आपको जो है ये पता है कि मैंने आपको बता रखा है कि यार कभी भी जो प्रोटॉन है वो तो कभी फ्लो ही नहीं करते हैं। हमेशा चार्ज डेवलप कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की या तो एक्सेस में हो या उसकी कमी हो जाए, दो ही बात हो, या तो डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको याद कराऊं इंडक्शन वाला प्रोसेस, तो अगर मान लो यार ये एक मेटल प्लेट है बेटा, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर? तो अब इसको मैंने बाय एनी मींस, किसी भी तरीके से मैंने इसको ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा लिया। ठीक है बच्चों, क्या होगा? इसका मतलब कि इससे नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वो निकल के चले गए। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? कहां निकले, कैसे निकले, अलग बात है, लेकिन किसी भी बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकाल लिए, कैसे ही भी निकाल ले हो चाहे, या ये कह लीजिए कि हमने उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसी दूसरी बॉडी में। अब ये है, अब क्या हम इससे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? एक स्टेज आ जाएगी, उसके बाद नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हो गया? मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हो गया, और इसके आसपास का मीडियम के है, ठीक है, और मैं यहां से आर यानी कि डी डिस्टेंस पर, यहां से डी डिस्टेंस पर अगर मैं ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दूं तो मुझे पता लग गया कि यार इस प्लेट का एक पोटेंशियल भी डेवलप हो चुका है। बात सही है कि नहीं है? अब मैं यहां से ये देखना चाहता हूं कि क्या मैं इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सकता हूं, अर्थात क्या मैं इससे और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? क्योंकि एक स्टेज तो ये आ गई कि अब इससे ज्यादा और नहीं निकल रहे हैं, यानी कि मुझे अब कोई तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। वो तरकीब भिड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं क्या करूंगा कि इसके नजदीक में मैंने रखी एक और प्लेट, ऐसे रख ली मान लीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है ना? ये मैं थोड़ी सी आड़ी और तिरछी करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये सरफेस है।
नहीं तो मैं किताब की तरह वो दो लाइनें भी दिखा सकता हूं। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेस्ड, बोथ आर प्लेट एट डिस्टेंस d एंड द मीडियम इज एप्सिलॉन नॉट, द प्लेट एरिया इज ए, कुछ नहीं समझ में आएगा, खाक नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ देना यहां पर। तो ये हो गया डी। चलो जी, अब यार एक बात बताओ, जब ये दोनों ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट है ना, इसके ऊपर इससे मैंने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए थे। अब क्या होगा, अब इंडक्शन वाले प्रोसेस पे चले जाओ दोबारा से। क्या हुआ था कि जब यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मान लीजिए इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो भाई अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ जो रिकॉम्बाइन कर गया आपस में, वो तो पेयरिंग बन गए और वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए क्या नहीं हो गए न्यूट्रल। यानी कि अब यहां पर जो हमारी पोटेंशियल V था और इस चार्ज के साथ, अब अगर मैं इसको और इलेक्ट्रॉन यहां से मैं निकाल लूं, यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है मैंने निकाले हैं, मैंने ट्रांसफर करे हैं यहां से। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? सिमिलरली इसके ऊपर और नेगेटिव आता चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, एक स्टेज आएगी कि ये दोनों के दोनों यहां पर आकर के रुक जाएंगे। बात समझ आ गई? यानी कि आपने क्या करा कि सिंपली एक तरीका अपनाया। तरीका क्या अपनाया? आपने एक प्लेट रखी, उस प्लेट के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाया, उसके नजदीक में एक दूसरी प्लेट रखी जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। इसका मैं 1 नाम रख देता हूं, इसको मैं 2 रख देता हूं। जैसे ही आपने दूसरे वाली प्लेट इसके नजदीक में रखी तो आपने देखा कि यार कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, यहां का पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कंबाइन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो आप देखते हो कि आप इससे अब और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अल्टीमेटली आप इसके ऊपर और भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आप इस पे डेवलप करवा सकते हो, सिर्फ एक प्लेट इसके नजदीक रखने से। और जो हमारा इंडक्शन का जो प्रोसेस था या फिर अपोजिट चार्ज डेवलप होने वाला जो प्रोसेस था, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, वहीं से मुझे यह समझ में आ गया कि इस प्लेट की जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है वो मैंने बढ़ा दी। क्योंकि पहले तो इसके ऊपर मान लीजिए Q1 चार्ज डेवलप हुआ तो V1 हो गया। अब ऐसा करने से इसके ऊपर कुछ चार्ज और बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो मान लीजिए अब चार्ज Q2 हो गया, वो K था, ये D हो गया, तो अब इसका पोटेंशियल V2 हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट हमारा बना, इसका नाम मैंने रख दिया कैपेसिटर, और इसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना। ठीक है, और चार्ज के ऊपर आपका वर्ड किस पे फोकस रहेगा? इलेक्ट्रॉन पे याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ आ गई क्या नहीं आ गई? बहुत अच्छे से। अब इसी बात को प्लान बी से समझते हैं। किससे समझते हैं? प्लान बी से, दूसरा मेथड। अब समझो, अभी आपको पता लगा था कि मैं पहले एक प्लेट लाया, फिर मैं दूसरी लाया, फिर मैंने ऐसे अरेंजमेंट। अब यार हर बार प्रैक्टिकली तो एक एक प्लेट ला के नहीं रखेंगे, ऐसा तो कोई सिस्टम होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है अब उसको समझते हैं। फंडामेंटल ये है, एबीसीडी तो ये है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, बट ये बनता कैसे अब उसको समझते हैं। देखो यार, ये मेरे पास एक प्लेट है ऐसे और ऐसे, ये मेरी ऑलरेडी 2 प्लेट है, दोनों की दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई? चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा कि इस प्लेट के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब क्या होगा? बैटरी के पास ऑलरेडी क्या है?
ऑलरेडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो इस बैटरी में चार्ज को फ्लो कराने की क्षमता भी है या चार्ज को ट्रांसफर करने की भी कैपेसिटी है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा वो तरीका होता है जिससे कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि कल मैंने जब वो डेरिवेशन कराई थी कि मैंने कहा यार ये 3 चार्ज यहां रखे हैं, 1 2 3 रखे थे ना, कि यार अगर मैंने अब इनके अंदर एनर्जी आ गई, अगर मैं अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटाऊंगा तो नतीजा क्या होगा, ये दूर भागेंगे, यही मैंने बताया था। अब सेम यही है, अब अगर मान लो कि मैं इसको इधर कनेक्ट कर दूं, ये इसको कनेक्ट, तो जो यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो रखा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन ज्यादा का मतलब क्या है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, सिंपल भाषा में बात समझ लो। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको हम हायर पोटेंशियल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं हायर पोटेंशियल? क्योंकि जब अगर उसके पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया तो बहुत तेजी से रिपेल करके फेंकेगा, और अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आया तो ये मिनिमम पोटेंशियल के इसको एक्वायर कर लेगा और इसको अट्रैक्ट करके अपने पास बैठा लेगा। तो इसका मतलब दूर फेंकने की क्षमता किस में ज्यादा है, पॉजिटिव वाले में, इसीलिए पॉजिटिव को हम लोग हायर पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब आपने ऐसा काम करा तो एक प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेज दिए जिसको आपने बोल दिया नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और एक प्लेट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जिसको आपने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज प्लेट। बात समझ में आ गई? कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, E = -dV/dr। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को सिंपल भाषा में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय dr, का मतलब था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मैंने d ले लिया, तो v की वैल्यू E × d हो गई कि नहीं? यानी कि अगर मैंने इस बैटरी से जिसका पोटेंशियल मान लीजिए 1.5 वोल्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे घरों में 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, जो ये सेल तुम लाते हो ना निप्पो और एवरेडी, ये 1.5 वोल्ट है। उस 1.5 वोल्ट को मैंने कनेक्ट करा यहां पर इससे, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट क्रिएट हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हुआ है तो इसके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस अमाउंट का चार्ज भी डेवलप हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तभी डेवलप होगा जब वहां पर चार्ज डेवलप होगा। तो अल्टीमेटली मैंने इसके ऊपर चार्ज डेवलप करवा दिया, एक पे ऊपर नेगेटिव करवा दिया और एक के ऊपर पॉजिटिव करवा दिया। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसको क्या बोला मैंने, नेगेटिवली चार्ज प्लेट, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, जबकि इनका जो डिफरेंस है दैट इज 1.5। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, जहां पर पोटेंशियल होगा और डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में d होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एस्टेब्लिश होगा। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की एस्टेब्लिश हो गई कि नहीं होगी? मैंने अब इस बैटरी को दिया हटा यहां से, तो आपने क्या देखा कि जब मैंने ये बैटरी यूं करके हटा दी तो अभी भी इन दोनों प्लेट के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए इतने अमाउंट का चार्ज दोनों प्लेटों पर है, और जब वो पोटेंशियल है तो इसके बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो इससे मुझे यह पता लगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप हुई है, और अगर मैं वो वाली डेरिवेशन को अपने दिमाग में लेके आऊं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मैंने आपको बोला था यार पोटेंशियल इज द मेजरमेंट ऑफ विच क्वांटिटी, एनर्जी, एनर्जी बोला था मैंने। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं पर पोटेंशियल डेवलप है, या मैंने ये कह दिया कि कहीं पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, किसी भी तरीके से करवाया हो मैंने,
इसका मतलब वहां एनर्जी आ गई है। अगर इसमें चार्ज स्टोर हुआ है, चार्ज इसमें स्टोर हुआ है और चार्ज की अपोजिट पोलैरिटी दो प्लेट पर डेवलप हुई है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से यहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, तो हम ये मान के चल सकते हैं या ये डायरेक्टली यही ना कह दें शॉर्टर वर्जन में कि यार यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हो गई है। सिंपल बात है। अगर आप यहां पर एक प्रोटॉन अगर आप यहां छोड़ेंगे वो रिपेल करके इधर भाग जाएगा। कौन लेके गया उसको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गई, क्योंकि यही प्लेट का अरेंजमेंट अगर मैं बैटरी लगाने से पहले यहां पर एक प्रोटॉन छोड़ता तो वो नहीं जाता। इसका मतलब उसके उस चार्ज के ऊपर वर्क करने की क्षमता आ गई ना, किसी ने तो करा है। और वो क्या है? अदृश्य शक्ति, इनविजिबल एनर्जी। दैट इनविजिबल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट्स हाउ दिस सिंपल टू प्लेट अरेंजमेंट बिकम अ एनर्जी स्टोरेज हाउस। बात समझ आ गई? ये एनर्जी स्टोरेज हाउस आपके लिए क्या करके दे रहा है? अब आप इसको सर्किट में जब कनेक्ट करोगे, जब आप इस कैपेसिटर को मान लीजिए आपने कहीं सर्किट में कनेक्ट कर दिया, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ये कैपेसिटर ऐसे आपने सर्किट में लगा दिया। ठीक है भाई, यहां पर मान लीजिए एक आपने ये बल्ब लगा लिया। ये बल्ब का मतलब मैं एलईडी से ले रहा हूं, वो बहुत छोटा सा। ठीक है भैया, आपने इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया, बस सिंपली। यार एक बात बताओ, अब क्या होगा? अब ये तो भरे बैठे हैं ना, ये तो भरे बैठे हैं। अब आपने प्रैक्टिकली क्या कर रखा है? 10 लड़के और 10 लड़कियां अलग अलग करके छोड़ दिए। करा तो यही है, ठीक है। और मान के चलो कि 10 के 10 एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब 10 लड़के इधर है, 10 लड़कियां इधर है, ये सब आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। भाई साहब, अगर इनको ऐसे रास्ता मिलेगा तो भाग के लड़कियां आएंगी लड़कों की तरफ और लड़के भी भाग के जाएंगे। सत्य है ये बात, नेचर में यही होता है। आपने एक्सटर्नल जो आपका सर्किट था, उस सर्किट ने किसका काम करा? उस सर्किट ने काम करा इनको आपस में किसी भी वे से कनेक्ट करने का। ठीक है, तो फ्लो तो क्या करते हैं? मायके से ससुराल में कौन जाती है? लड़की जाती है। तो होगा क्या? लड़की यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे और इधर पहुंच जाएंगे। और कब तक जाएंगी? जब तक मामला बराबर नहीं हो जाता। बराबर हो गया, पोटेंशियल बराबर आ गया, अब फ्लो रुक गया। जब तक फ्लो था, कैसे पता लगा फ्लो है? ये बल्ब जला, क्योंकि इसमें तो चार्ज फ्लो कर रहा था, I = Q/T बन गया था। तो ये कुछ समय के लिए चार्ज फ्लो हुआ, तो कुछ समय के लिए, चाहे इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ, लेकिन हुआ तो ये जो बन गया माहौल, इससे पता लग गया कि यार हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे। तो इससे क्या हमारे को कंक्लूजन मिला? समझाओ। इससे हमारे को कंक्लूजन मिला कि दो प्लेट का अरेंजमेंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए तो उसमें चार्ज स्टोर हो सकता है, और पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मेंटेन होगा जितने से आपने उसको चार्ज करा है। अगर आपने 1.5 वोल्ट से चार्ज करा है तो 1.5 वोल्ट पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट करा है तो 2 होगा, 3 करा है तो 3 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1000 डाल दोगे तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि इस अरेंजमेंट की खुद की भी तो एक चार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी होगी, नहीं तो उसके बाद क्या होगा? या ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो आगे बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो एक लिमिट ही, आपको पता है कि हर चीज एक तय सीमा में ही हो सकती है, असीमित तो धरती पे कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, आपने अब इनको क्या कर दिया? चार्ज करके छोड़ दिया। जैसे ही आपने बैटरी हटा के और एक सर्किट लगाया, सर्किट का मतलब यहां पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, छोटी सी एलईडी लगा दी, और ये काम करके जो है ना अपने घर पे करके देख लेना, कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। बस मेरे पास यहां पर थोड़े संसाधनों की कमी है। और दिक्कत यार सबसे बड़ी बात पता है क्या मेरे साथ क्या है? कि मेरे साथ है ना एक भी तो इंसान नहीं है।
मतलब नहीं है, तू कितने दिन तेरी तो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना। मुझे तो ऐसा इंसान चाहिए जो 6-8 घंटे हो। लेकिन हाँ, तूने अगर ऐसा समझा तो बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे ये बात जान करके। लेकिन यार उसमें तो अब मेरा तो दिमाग सिर्फ फिजिक्स में चलेगा, लेकिन तेरी लाइफ तो सिर्फ फिजिक्स से नहीं चलेगी ना। यू नीड सो मेनी थिंग्स। अब मुझे तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का तो मुझे कुछ ना करना, मैं तो केमिस्ट्री को गाली भी दे सकता हूँ, भाग जाए यहाँ से। लेकिन तुम तो केमिस्ट्री को ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये चीज होती है। तो यार ये सब जो है ना कुछ चलता ही रहता है। और आज अगर नांगलोई या उधर अपनी मार्केट में जाना हुआ ना, तो तुम्हारे लिए मैं वो लेके आऊंगा, एक कैपेसिटर लाऊंगा, उसको तोड़ फोड़ करके तुम्हें दिखाऊंगा। और साथ में एक एलईडी लाऊंगा और उसको मैं चार्ज करके तुम लोगों को दिखाऊंगा कि देखो ये जल गई। कुछ ना है, बस यूं ही भिड़ान है आपस में, बस। मैं सही बता रहा हूं, कोई ये लंबा चौड़ा सीन नहीं होता है। ये देखो, ये हमने पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट करा था, ट्रांसफार्मर का डाइसेक्शन कर दिया था। मैंने बच्चों को दिखाया था, वो पिछली बार बच्चे कह रहे थे, बोला सर ये ट्रांसफार्मर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा रुक, मैंने उसको अपनी तरफ से एक सौगात नोट दिया। मैंने कहा देख वहां चला जाइए, उस दुकान पे मिलेगा तुझे ट्रांसफार्मर। वो लेके आया, वहीं पर स्कूटी पे गया, वो 10 मिनट में ले आया, ठीक है। यहीं पर हमने उसको तोड़ा, तो ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ठीक है। ऐसे ऐसी हरकतेबाजी हमने बहुत करी है। तो बात समझ में आ गया, कैपेसिटर की पूरी कहानी क्लियर हो गई क्या, नहीं हो गई? ठीक है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। अब यार देखो, अब बात करते हैं कि इसमें आपको पता है कि ये जो क्यू प्रोपोर्शनल है किसके हो गया, जितना ज्यादा चार्ज डेवलप होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल। वेरी गुड, पोटेंशियल। देखा ना, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप जवाब दोगे, ठीक है। और नहीं तो अपनी क्लास में देख लेना बालक कैसे रट्टे मार रहे होंगे, ठीक है। और आपको मैं क्लियरिटी से बता देता हूं कि बहुत कम बच्चे होंगे जो कैपेसिटर का असली मतलब समझ पाएंगे। हाँ, वैसे तो याद कर लेते हैं, सारी दुनिया को याद हो जाता है कि यार हाँ, कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अच्छा, कैसे होता है, एक प्लेट रखेंगे, दूसरी प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवाएंगे, दूसरे पे नेगेटिव करवाएंगे। अब गधे पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप कराएगा, यही बता दे। फंस जाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसको कोई पूछने वाला हो कि यार पॉजिटिव चार्ज तो कभी फ्लो कर ही नहीं सकता, तो तूने पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे कराया? तो उससे उसको जवाब देना पड़ेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, एक से निकाले दूसरे को दिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसा होता है। अब देखो, अभी जो है, तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, दैट क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। क्या होता है? क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, कि किसी भी प्लेट के ऊपर आप जितना ज्यादा चार्ज डेवलप कराओगे, उस प्लेट का उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। यही बात है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या चाहिए? इक्वलिटी चाहिए, बराबरता चाहिए। और बराबरता लाने के लिए क्या चाहिए? एक कांस्टेंट डाल दो, तो Q बराबर C इंटू वी। ये जो C है ये कैपेसिटेंस है, हर C वही नहीं होता, ठीक है। कुछ कैपेसिटेंस भी होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं जो कुछ स्टोर कर सकते हैं, एबिलिटी होती है जिसमें, ठीक। हाँ, देखा, C बहुत अच्छी चीज होती है, Q बाई वी, ठीक है भाई। तो C की वैल्यू होती है Q बाई वी। अच्छा, दिक्कत ये है ना, तो C इज इक्वल टू G, ये है कैपेसिटर का BC। देखा, तुम्हारे कान खड़े हो गए ना, क्योंकि यार तुम्हारी सोच करप्ट हो चुकी है। BC कैपेसिटर का बेस्ट कॉन्सेप्ट तो यही है, BC यही है। अब तुम अगर वो, अच्छा कुछ समय पहले तो BC को मान लेते, बिफोर क्रिस्ट मानते थे ना। हाँ, तो आजकल इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ी अपनी सोच को बदलो। तो BC मतलब बेस्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, आज के बाद हर BC आतंक मचा दो। अपने फिजिक्स वाले को बोल देना स्कूल में जाके, बोला सर ये बताओ इसका BC क्या है, और इसका सर ये अभी तक ना ये वाला MC मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। अब वो तो
चक्कर में पड़ जाएगा। ये बीसीएमसी क्या मचा दी इसने, ठीक है। एमसी मेन कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट है भैया, है यार मेन कॉन्सेप्ट। अभी बताऊंगा आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या था, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी आएगा अभी। तो सारी फिजिक्स बीसीएमसी पे चलेगी, टेंशन ना लो, तुम्हारी सोच ही बदल दूंगा मैं, ठीक है। यार देखो पता है क्या है, मैं आपको सही बताता हूं, ये जो तुम लोग आज की जो जनरेशन है ना, इसकी एक खासियत ये है कि ये जेनिटल ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के हैं उनको लेकर के इनमें इतना ज्यादा फैसिनेशन है ना, इतना ज्यादा फैसिनेशन है कि भाई साहब 9वीं क्लास तक आते आते तो ये फोन की स्क्रीन पे जरूर देख लेते हैं, हाँ ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है। अरे भैया कुछ नहीं होता, शरीर का एक अंग है, क्यों खामखा पागल हो रहा है, अब समय आएगा देख लीजिए, क्या इसमें कौन सी अलग सी बात है, ठीक है। अच्छा लड़कों में बहुत ज्यादा खुरापात होती है इसमें, लड़कियां तो फिर भी चलो जब तक उनको, अच्छा लड़कियां तो पता क्या होती है, लड़कियों का जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, वो होता है जब तक उसको इनिशिएट ना करा जाए ना, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ न्यूक्लियर रिएक्शन, लड़कियां जो होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की तरह होती है, जब तक उस रिएक्शन को स्टार्ट ना करा जाए ना, तो रिएक्शन यूं की यूं, वो यूं का यूं ही रहता है। लड़के होते हैं सेल्फ एक्सप्लोसिव, कभी भी फट सकते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो इसीलिए मेरा आपको बताने का कॉन्सेप्ट यही है कि यार अपनी सोच को ना बदलो, वहां से शिफ्ट करो अपने आप को, ठीक है। वो कहते हैं ना ऊपर उठो, ठीक है, बौद्धिक स्तर उठाओ अपना। इसीलिए आप लोगों को मैं ये सारी बातें, और आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा खतरनाक आपके लिए क्या है, जो आजकल आप ये इंस्टाग्राम पे रील देखते हो ना, इसका साइको एनालिसिस पढ़ लेना कभी, कि ये कैसे हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे ब्रेन की कंडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। आप कभी उसको पढ़ के देख लेना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे ज्यादा जो किलर है आज की जनरेशन का, लड़के और लड़की दोनों का, वो है पोर्न, ठीक है ना। और यस डैडी वाले ठीक है, हाँ अभी कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, वहां मैसेज चला गया, उनको बोल रहा था मैं, ठीक है। ये बात को समझ लेना कि ये जो इस तरीके का जो कंटेंट मटेरियल तुम लोग फॉरवर्ड करते हो और जिसको बड़े चाव से देखते हो, यार ये तुम्हारे जो है ना बौद्धिक स्तर को सत्यानाश कर रहा है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। अगर यकीन ना हो तो जाकर के रिसर्च जर्नल पढ़ लेना, हाउ इट इज अफेक्टिंग द ब्रेन, और ये आपके पूरे थॉट प्रोसेस को जान से मार रहा है, सोचने की शक्ति को खत्म कर रहा है, आपकी को क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। सो मतलब आप ये समझ लीजिए, जो नुकसान ड्रग्स का हमारे शरीर पे होता है ना, वो आपके मेंटल एंड थॉट प्रोसेस पर पॉर्न का होता है। अब तुम समझ लो कितना डिवास्टेटिंग है। तो कभी भी उस तरफ मत खिसकना, संयम रख लेना, ठीक है, पेशेंस रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा दिक्कत यह है कि इट्स नॉट लाइक कि आप इसी एज में ज्यादा, ये एक ऐसी बला है जो कि लोगों की छूटती नहीं है। बहुत बहुत लोग होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे रहते हैं, ठीक है। लोग बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे बैठे हैं इन सब के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए बैठे हैं, और यार इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है भाई, और पागलपंती। एनीवे बात आते हैं कैपेसिटेंस पे, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, क्यू बाई वी, क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू बराबर सी वी, सी कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब इसका वो यूनिट, इसकी यूनिट पर बात करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होती है। देखो ऐसा यूनिट होती है चार्ज है क्यू, क्यू की यूनिट होती है, क्या होती है रे, चार्ज की यूनिट कूलम, और वी की, ठीक है, और ये होती है फैराड। माइकल फैराडे के ऑनर में ये यूनिट रखी गई और नाम है फैराड। सो FARAD, फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट।
अब 1 फैराड का कैपेसिटेंस कब डेवलप होगा, इस बात को समझो पहले इधर। 1 फैराड का कैपेसिटेंस कैसे डेवलप होगा, बात को समझना। 1 फैराड कैपेसिटेंस मैंने क्या बताया था, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। इसका मतलब 1 फैराड क्या है, 1 फैराड है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या कितनी उसमें कैपेबिलिटी है। 1 फैराड इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, राइट और रॉन्ग। तो इसी प्रकार से आप ये मान के चलिए कि अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर करने से 1 वोल्ट के पोटेंशियल में अंतर आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी 1 फैराड है। और फैराड जो है वो प्रैक्टिकली बहुत बड़ी यूनिट है, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ यूनिट। मतलब अगर आप पूरे अर्थ को भी चार्ज दे दोगे ना तो भी 1 फैराड चार्ज डेवलप नहीं करा पाओगे पूरे अर्थ को। हाँ, फैराड बहुत बड़ी यूनिट, आगे बताऊंगा कैसे होती है, आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट, ठीक है। यार एक समझ में तुम्हारे को ये नहीं आया क्या, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.28 गुणा 10 की पावर 18। समझ लो इतने इलेक्ट्रॉन काहे ट्रांसफर होंगे भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, तो मान के चलो, तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ, और बहुत ही बड़ी यूनिट है ये। तो इसके लिए प्रैक्टिकली कौन सी यूनिट यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 से गुणा कर देना, माइक्रो का मतलब -6 से, नैनो का मतलब -9 से, और पिको का मतलब -12 से। ये यूनिट्स आपके उसमें चलेंगी, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। ओके, तो कोई भी कैपेसिटर है, और अर्थ का जो कैपेसिटेंस मैं बात करूं, अर्थ कैपेसिटेंस वो होता है भाई साहब जी 711 माइक्रोफैराड। कितना होता है, 711 माइक्रोफैराड होता है, हाँ, पूरी अर्थ का। और अभी बताऊंगा कि एक फैराड बनाने के लिए आपको कितना हिसाब किताब चाहिएगा, क्या कितनी बड़ी प्लेट चाहिएगी आपको, निकाल के लाऊंगा मैं आपके लिए, टेंशन ना लो। तो बात समझ में आ गई तुम्हारे को, तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है। Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, Q बराबर CV होता है। पेपर में अगर प्रिंसिपल आ जाए तो इतना लिख देना है, यूनिट आ जाए तो इतना लिख देना, लेकिन NEP के अकॉर्डिंग ऐसे कोई सवाल नहीं आने हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अभी तक मैंने पिछले 32-33 मिनट में जो भी तुम्हें पढ़ाया है, पेपर में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं आना। बोला सर क्या मजाक कर दिया आपने, यहां बैठा के टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास नहीं कर रहा बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं। इसीलिए मैं जो है ना सारा का सारा सिलेबस इतना डेप्थ में लेके जा रहा हूं, क्योंकि NEP ये कहती है कि भाई साहब तुम्हें जो है ना इतना देश भर एक झोला भर के ज्ञान मत लो, इतना सा लो लेकिन उसी में एक्सपर्ट बन जाओ। दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP। बात समझ में आ गई ना, इसीलिए उन्होंने सिलेबस रिड्यूस कर दिया। और पेपर देखो भाई साहब सोल्व भी ना हो रहे, जिसको देखो वही चिल्लाया जा रहा है, आतंक मचा हुआ है ना वह। और मैंने एक बार एक वीडियो में पहले भी कहा था, और अभी भी ये तो ऑन रिकॉर्ड है मेरा सारा, कि यार 12वीं का पेपर हुआ जब दुनिया ने आए तौबा मचा दी, बहुत टफ है, बहुत टफ है, ये तो बच्चों से होगा ही नहीं, बच्चों से होगा ही नहीं। नीट का पेपर आया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब गधो, ये तुमसे खुद भी ना होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं बात को, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। और मैंने ये बता रखा है, आप पता क्या हो रहा है, वो अभी भी वो वैसे तुम्हारे स्कूल वाला वो स्कूल टीचर ऐसे सवाल पूछ रहा है या बंद कर दिया उसने? नहीं, वो ऐसे आधे अधूरे बड़े बड़े, हाँ जरूर आएंगे, बोला बढ़िया चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं आएगा, NEP में प्योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैंने आपको कैपेसिटर की ये पूरी कहानी बताई है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, और चार्ज जो है वो पोटेंशियल से रिलेट करता है, क्योंकि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज बढ़ाते जाओगे तो उस बॉडी का पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वो प्रोपोर्शनलिटी का नियम यहां पर अपने आप लागू हो गया। उस पोटेंशियल, उस प्रोपोर्शनलिटी को बराबर रखने के लिए जो कांस्टेंट डालोगे वही उस बॉडी का
चार्ज स्टोरेज एबिलिटी को डिफाइन कर देता है। इसी को हमने कैपेसिटेंस नाम दे दिया, तो C की बराबर Q बाई V हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया प्रिंसिपल, इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है? तो वो क्या होगा और उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो यार, अब बात करता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या करते हैं? हाँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये डेरिवेशन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, तो यहां पर समझना रहे, अरे इधर देखो, यहां पर मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, एक के ऊपर प्लस का चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये d डिस्टेंस है। ठीक है भाई, इनका प्लेट एरिया A है। ठीक है, हाँ दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी, एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर थिन है तो। अब दो हो गई तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी कि नहीं आएगी? पक्की बात है, सही है ना? हाँ, तो इसको याद रखना। देखो, तो कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। तो जिसमें कि क्या बन गया? प्लेट एरिया क्या लोगे? ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डी लोगे। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यार इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एस्टेब्लिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि दोनों के ऊपर प्लस माइनस चार्ज है। अब इधर देखो, एकदम 3 स्टेप में बात खत्म हो जाएगी। E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना? तो ये क्या हो जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। पक्की बात है। अब तो अच्छा, और यहां पर अगर आप देखोगे तो V की वैल्यू क्या होती है? क्या था रे? E इज इक्वल टू V बाई डी। पक्की बात है। तो V की वैल्यू क्या होगी? ED, और D इनके बीच का डिस्टेंस है, तो इसको यहां उठा के रख दो, तो QD एप्सिलॉन नॉट A, ये V बन गया। बन गया क्या नहीं बन गया? नहीं आया समझ में? अरे पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, अभी तो लिखा था कने, भूल गया तू? अरे ये डी तो ये रहा, ई यहां से उठा दिया, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए। अरे वाह, क्या कंसंट्रेशन है तेरी, मान गए हैं? तो V की वैल्यू क्या होगी? क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए हो गया ना? अच्छा, डेफिनेशन क्या है कैपेसिटेंस की, जो फंडामेंटल हमारा नियम है, मूलभूत क्या है बात? तो C की वैल्यू क्या है? Q बाई V। अब V की वैल्यू को यहां ट्रांसफर कर दो, तो Q तो यही था, ये हो गया QD एप्सिलॉन नॉट A बन गया। तो कैपेसिटेंस बन गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो भाई ये बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, एकदम मस्त तरीके से, कुछ भी ना है, 3 स्टेप में बात खत्म है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है ना? इससे क्या पता लगा? इससे क्या पता लगा? अब अभी भी इसका एनालिसिस खत्म नहीं हुआ है। देखो, एनईपी यही कहती है कि हर एक फॉर्मूले, हर एक डेरिवेशन के अंदर तक घुस जाओ, उसका ऑपरेशन कर दो, चीर फाड़ कर दो। बात समझ में आ गई? तो एनईपी क्या कह रही है? ये एक कैसी प्रॉपर्टी है, सुनो, क्या ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है इस फॉर्मूले के अनुसार? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ और चार्ज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। और एप्सिलॉन नॉट तो मीडियम प्रॉपर्टी है। डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच का सेपरेशन, हाँ, मतलब दोनों के बीच की दूरी, ये वही है। दो प्लेट अपोजिटली चार्ज है, लड़का लड़की है दोनों, तो लड़का लड़की के अंदर स्टोरेज कब ज्यादा? जितनी ज्यादा दूरी, है ना?
अगर मान लो आपने भी देखा होगा ना, जब जब कोई लड़का लड़की अगर मिल ना पाए तो बौखलाहट 7वें आसमान पे हो जाती है ना, हो जाती है क्या ना? हाँ, क्यों होती है? क्यों होती है? बस वही वही रीजन है, वही सर, आप समझ जाओ ना, बस वही है। हाँ, सही है, ठीक है। तो अब देखो, एरिया और डिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कौन से गुण है ये, एरिया और डिस्टेंस? अरे स्केलर वेक्टर को आग लगा तू, इन जनरल बात कर, 8वीं 9वीं के लेवल पे एरिया डिस्टेंस क्या होता है? एरिया और डिस्टेंस होता है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्योंकि ये तो एरिया क्या है, कितना बड़ा है, और डी क्या है, कितनी दूरी है। तो बड़प्पन और दूरी की रेशियो है ये। तो आपको क्या समझ में आया कि भैया C प्रोपोर्शनल टू A और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट एरिया के प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। तो इससे हमारे को एक बात क्लियरिटी के साथ मिल जाती है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और किसी भी प्रकार का तुम्हारे दिमाग में संशय तो होना ही नहीं चाहिए, शक नहीं होना चाहिए किसी भी बात का कि कैपेसिटेंस इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कैपेसिटेंस इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ये अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि प्लेट कितनी बड़ी है और प्लेट के बीच दूरी कितनी है, दो बातों पे, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी का इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, ये जो है अब कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट भी है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है? मीडियम प्रॉपर्टी। क्या होता है? मीडियम प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक ऐसे तरीके के साथ एक फैराड को डिफाइन करके दिखाऊंगा, आप अचंभित हो जाएंगे। और मैं अभी अपनी कॉपी में लिख लो कि ये वाला तरीका तुम्हारे स्कूल में डिस्कशन पे नहीं आएगा, मैं अभी कह रहा हूं। अरे यार वो अलग बात है, वो तो तेरी इच्छा है ना, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, स्कूल वाला इस लेवल पे जाके डिस्कशन नहीं करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं, है? हाँ, बस थोड़ा सा इसको हटा लेता हूं। अब देखो भाई, बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको, अब सुनो रे। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, बात तो क्लैरिटी से मिली गई है। अच्छा, हो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कूलममीटर। कूलममीटर तो डाइपोल होता है। आया फिजिक्स पढ़ने बेटा, इतना आसान ना है फिजिक्स से। पता क्या है, अभी तुम यहां बैठ करके सुन रहे हो ना, या ये यूट्यूब वाले जो वीडियो देखेंगे, मजा आ रहे होते हैं, हाँ सब समझ में आ गया, हम हो गए ज्ञानी, नेक्स्ट मतलब आइंस्टाइन की थ्योरी को हम फेल करेंगे। अच्छा, 3 दिन के बाद बात कर लो, सब दिमाग से साफ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइड से साफ कर दिया हो, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट वाली सफेदी आ जाती है, दिमाग एकदम क्लीन। अच्छा, लिखवाया था कूलम स्क्वायर पर, हाँ देख लो, ये तो वो है जब मैंने उसमें वो एक ही वो कौन सी वो 2 घंटे वाली क्लास में निपटा दिया था, शायद उसमें लिखवाया था ना। हाँ, फिर तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये हो गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां पर कैपेसिटेंस तो है फैराड, ठीक है, मैं C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को ले रहा हूं, ठीक है। आज तुम्हारे को इतनी बार C पढ़ा दूंगा कि बेटा तुम C का मतलब कैपेसिटेंस समझ जाओगे, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है काबिलियत। क्या होता है? हाँ, तो C का मतलब काबिलियत, बस, ठीक है। अपने विचारों को बदलो, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो चुका, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी।
हाँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, एरिया क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मीटर। बात समझ में आ गई? सारी यूनिट लिख दी मैंने। अच्छा, अब इनको काट पीट कर दो। ये हो गया, ये क्या हो गया? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है? वर्क होता है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वेरी गुड। तो कूलम स्क्वायर बाय जूल आ गया। जूल जहां आ गया वहां एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब एक फेराड जो है 1 कूलम स्क्वायर पर जूल आ गया। और इसको मैं 1 कूलम बाय जूल इंटू कूलम लिख दूं तो कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? अब मान लो तुम्हारे पास एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। एमसीक्यू होते हैं मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। बात समझ आ गई? वो भी होते हैं कई बार, वो भी होते हैं, बस उसमें आखिरी में कोई क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना? कुछ तो ऐसे। अच्छा, इस बार नीट में ऐसे ही आए थे आए थे ना? हाँ, दूसरे वाले। हाँ, ऐसा ही समझ रहे हो तुम लोग। हाँ बेटा, सही जा रहे हो। तो एक फैराड जो है वो हो गया 1 कूलम बाय जूल इंटू जूल। अब मान लो एक ये क्या है? ये एमसी है और ये भी इसका एमसी है। अब बात को समझो यार, है मेन कॉन्सेप्ट। हाँ, अब इधर समझो। एक फैराड होता 1 कूलम स्क्वायर पर जूल, 1 कूलम बाय जूल इंटू दिस वैल्यू। अब दोबारा से उसको अरेंजमेंट पर आते हैं। अब यार इसको जो है ना आप कई तरीके से समझ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, इसके ऊपर सी कूलम चार्ज है, इसके ऊपर सी कूलम चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में जे है। बात इससे डिफाइन भी हो जाती है, ठीक है? या आप इसको, अब अगर आप इसको कह दो तो 1 कूलम पर जूलम के भैया इंटू में कूलम, इसका मतलब क्या हो गया? इसको आप लोग ऐसे भी तो कह सकते हो कि यार एक फैराड उतना कैपेसिटेंस होता है जब 1 कूलम के चार्ज के साथ 1 जूल एनर्जी चेंज हो हर कूलम के साथ। 1 कूलम पर जूल एवरी कूलम, 1 कूलम पर जूल एवरी कूलम। यानी कि 1 कूलम चार्ज को बदलने से 1 जूल की एनर्जी में अंतर आएगा। और यह अंतर किस दर से आएगा? मतलब किस तरीके से आएगा? नॉट दर, बिकॉज दर तो रेट ऑफ चेंज हो जाता है, बट किस तरीके से आएगा? तो आप कहेंगे कि हर जूल बढ़ाने से, हर कूलम को बढ़ाने से जूल में अंतर पैदा होता चला जाएगा। जूल मतलब क्या है? एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यार एक बात बताओ तुम लोग, इसमें क्या एनईपी नया कर रही है? एक नए तरीके से ही तो आपको सोचने को मजबूर कर रही है। अब तुम अगर ये वाला कॉन्सेप्ट पे एनईपी या नीट में एक सवाल आ जाए, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम स्क्वायर बाय जूलम, 1 कूलम बाय जूलम, 1 कूलम बाय जूलम स्क्वायर और 1 कूलम स्क्वायर बाय जूल स्क्वायर, 4 ऑप्शन दे करके और ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने क्या मुश्किल पूछ लिया भाई? और मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये सवाल पूछ लिया जाए ना, बालकों से होगा नहीं। नहीं होगा ना, इसलिए मैंने बोला था कि देखो। और जब, अच्छा एक बात और है, जब हम लोग इस पूरी क्वांटिटी को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ? एनर्जी के साथ। तो एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट क्या है? हमने क्वांटिटी को रिलेट तो कर दिया, दैट इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये तो हमने बोल दिया। तो यूनिट कहां है? तो फिजिक्स को ऐसे सोचना है अब तुम्हें कि जो लिखा है ना
पढ़ते हुए उसको ढूंढना ही है कहां इसमें। मेरी बात समझ आ गई? तरीका बदलना है अपना, अपने सोचने का। इसलिए मैंने बोला है कि भाई देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जिंदगी के सोचने की क्षमता को बदल देता है, सोचने के तरीके को ही बदल देता है। इट विल चेंज योर थॉट्स फॉर श्योर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिजिक्स तुम्हारे थॉट्स को ना चेंज करे, इम्पॉसिबल। ठीक है, लिख लिया रे? हटा दू? चलो अब अगले वाले पे लिख रहा हूं, हटा दू ना इसको? जरा जल्दी लिख यार। ठीक है, कल मैंने 7 साल की प्रैक्टिस के बाद अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाली और मेरे से वो आसन हुआ। देखा तुमने हनुमान आसन? भाई साहब 7 साल लगे हैं मुझे। इट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ 7 years। मैं पहली बार जब हनुमान आसन कर रहा था ना, मुझे याद है मैं वी बन गया था यूं, मतलब पैर यूं ही रह गए, इससे आगे गए ही नहीं। देख लो, मैं आपको सही बताऊं ना, अगर मान लो ये पैर है, ऐसे 2 पैर है, तो मेरे पैर बस इतने खुले थे। एंड इट इज द प्रैक्टिस। अब क्योंकि यार वो तो हमारा मेन कोर्स तो है नहीं कि सुबह भी 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम को भी 2 घंटे कर रहे हैं। दैट्स नॉट आवर जॉब एंड प्रोफाइल, बट स्टिल वो पता है क्या पैशन है मेरा, मेरे को है ना फिटनेस के साथ वो वर्कआउट करना, वो सब बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, देखो यार जिंदगी में है ना कुछ ऐसे शौक जरूर पालना है ना, जो आपको कहीं ना कहीं सुकून दे, बेनिफिट दे, प्लस आपको मेंटल पीस दे। लेकिन उसमें ना पालने में ना ये बकेती मत करना कि कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल लिया। ये मैं अक्सर देखता हूं आजकल ये शहरों में, जो अब यार हमारा तो काफी लोगों से डीलिंग है। पता क्या हो रहा है आज के समाज में, अगर आप देखोगे ना तो इंटरेस्टिंग बात आपको ये पता लगेगी कि लोग बच्चे पैदा करने में प्लानिंग करते हैं कि इंसानी, मतलब खुद के बच्चे, इंसान के बच्चों को से उनको ये होता है ठीक ये बच्चे ऐसे वैसे नहीं, फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। और वही लोग है ना अपने बेड पे कुत्ते के साथ पड़े रहते हैं। देखे होंगे ना, यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस काइंड ऑफ लाइफ। यार ठीक है, अच्छा उनको अगर समझा दो ना फिर कि यार इससे बढ़िया तो इंसानी बच्चों से ही प्यार कर लो, अपने पैदा कर लो, 30 साल उम्र हो गई तुम्हारी। लेकिन ऐसे लोग जो है ना बहुत वो होते हैं, क्या सेल्फिश काइंड ऑफ माइंडसेट होता है उन लोगों का। दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एनफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो पेट पालने से ही वो ट्रस्टवर्दी नहीं हो गए, नहीं, क्योंकि इससे जो है ना उनकी पूरी साइकोलॉजी डिफाइन हो जाती है कि यार जो इंसान, अब देखो बच्चे पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको सोशल लेजिटिमेट नाम नहीं मिल पाएगा। ठीक है भाई यार, नहीं तो वो अवैध बच्चा कहलाएगा ना, ये भी तो है ना दिक्कत। और लॉ भी उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है ना, समय वो उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, तो उसको शादी करनी पड़ेगी। शादी रोमांस और हनीमून नहीं है, वो तो 2-4 दिन का ही गेम है। ठीक है, शादी जो है वो एक जिम्मेदारी का वो है प्रोसेस। आजकल के लोग बाग है ना शादियों को इसलिए एंजॉय नहीं, शादी इसलिए नहीं करना चाहते कि वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, वो एक दिन राजा रानी वाली फीलिंग लेना चाहते हैं। सब हमें देख रहे हैं, वी आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आज हम सजेंगे संवरेंगे, ये वो सब करेंगे। तभी तो 6 महीने बाद फिर उनके जूत बज रहे होते हैं, कोर्ट में खड़े होते हैं और फिर जो है जिम्मेदारियों से भागते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उसमें वो उस तरीके की भी फालतू बातों पर उतराते हैं। वो किस पर, कि वो बोलेंगे कि जी अब हम लोग जो है वो करेंगे बेबी प्लानिंग के नाम पे, फैमिली प्लानिंग के नाम पे, सॉरी फैमिली प्लानिंग के नाम पे लोग बाग क्या करते हैं, 2-2 साल बच्चे पैदा नहीं करते हैं। ठीक है यार, आज के जमाने में को इतना शरीफ तो बचना रहा। हमेशा एक बात याद रखो, इफ यू आर गेटिंग मैरिड, पहली बात तो ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें शादी किस एज में करनी है। ठीक है, वो आप अकेले फैसला नहीं ले पाओगे, उसमें आपकी फैमिली का भी रोल होगा। जब आप उस शादी की उसको डिफाइन कर पाओ, तो फिर शादी के बाद इमीडिएटली अपनी फैमिली और अपनी पेरेंटिंग प्लान करो। दिस इज द बेस्ट वे। पहले के जमाने में ऐसा ही होता था। आप देखो, आपने सुना होगा, अरे हमारी तो शादी हुई 1 साल में बच्चे हो गए थे।
यही सुनते हो ना। आजकल वालों के क्या सीन चल रहे हैं? शादी कब हुई थी? वे बैक इन 2021 नाउ। Well, it's the part of family planning, so we are thinking on it, and now our gynecologist will suggest it. But we have a proper plan for it, and already we have frozen our eggs and sperm in the bank. अबे आग लगे तुम में, अंडे सजा दिए तुमने हैं? ये चल रहा है, पढ़ा होगा यार। तुम सोच के देखो, मतलब हाउ इनह्यूमन इट इज। ठीक है, अच्छा फिर वो लोग जो है ना उसी में, अच्छा उन लोगों के घर में देखना, अब इंसान है भैया, इमोशंस तो चाहिए। अब उनके उनके घर में पता क्या हो गया? कैट, डॉग, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। ऐसे लोग है ना, कभी भी आपको गौशाला में जाकर के वो ना कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं। उनको बस किनसे प्यार है? कुत्ते बिल्ली से। अजीब साइकोपैथ होते हैं ऐसे लोग। और अच्छा फिर यही होते हैं, ए टेकी फाउंड हैंगिंग एट द 17th फ्लोर ऑफ द ये वही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं जिंदगी में। देखो याद रखना, जिंदगी को जितनी सरलता से जियोगे ना, जिंदगी उतनी ही बढ़िया है। इसको जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहो ना यार, तुम लाइफ की किसी भी स्टेज को कितना ही कॉम्प्लेक्स कर लो, मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। और नहीं तो जिसको जितना आसान करना चाहो उतना बढ़िया। यार फिटनेस रूटीन से मुझे एक चीज समझ में आई कि जिंदगी में आप घर से बाहर पैसा खर्च करके रेस्टोरेंट में या किसी भी कहीं पर भी क्लब में बार में कहीं भी जाते हो, आप दो नुकसान एक साथ करते हो, अपनी वेल्थ का और अपनी हेल्थ का। सबको पता है ये बात, लेकिन क्या करें, वी आर द स्लेव ऑफ टेस्ट। बस स्वाद चाहिए ना, दिक्कत तो यही है, जिंदगी तो स्वादों ने मार दी ना, हर चीज में स्वाद चाहिए। चलो अब देखो बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अब सवाल ये है, कैलकुलेट प्लेट एरिया ऑफ 1 फैराड कैपेसिटर इफ both plates are placed at 1 mm डिस्टेंस। ठीक है भाई, ये एक सवाल है रे। सवाल क्या है कि आपको एक फैराड प्लेट कैपेसिटर की प्लेट एरिया बता रही है कि अगर वो उन दोनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैसे तो 8.85 -12 होती है ना, मैं इसको मोटे तौर पे 9 गुणा 10 की पावर 12 लिख रहा हूं, लिख लो -12 ना, -12। अच्छा एरिया तो हमें निकालना ही है, डिस्टेंस 1 गुणा 10 की पावर -3 बराबर 1 फैराड, यानी कि 1, इसको इधर लाओ उसको नीचे लाओ, तो ये हो गया 10 की पावर -3 बटे 9 गुणा 10 की पावर -12 बराबर एरिया, यही हो गया। तो 12 में से 3 गए, 9 बच गए ना, तो 1/9 का मतलब क्या होता है? 0.09 इंटू 10 की पावर 9, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर स्क्वायर। अब इसको किलोमीटर में बदल दे, 1 किलो में कितनी जीरो होती है? 3, तो 3 जीरो तो किलो की हटा लो, तो 9 के बाद 4 जीरो, किलो मीटर स्क्वायर, तो कितना आ गया? 90,000। सही बात है, ठीक है ना? हाँ, तो ये आप समझ के चलो कि भाई 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। अब यार 90,000 किलोमीटर तो बेटा बहुत बड़ा मामला बन जाएगा ना, है?
अरे यार हो गया ना, ये क्या करा हमने, नो करा ना, -12 1। अरे यार, अरे तुम भी ना यार, क्या कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये देखो, ये 0.09 तो गलत लिख दिया ना मैंने, 1/9 ही तो है, 0.11 नहीं आएगा यार। हाँ, तो ये गलत लिख दिया गया है। और यूट्यूब वालों तुम भी देख लेना भैया, ये गलत लिखा गया, स्किप ऑफ माइंड हो गया है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर यही होते हैं 0.11, तो इसका मतलब 11। मैं भी कहूं यार, पता है ये हो गया 11,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे मान के चलता, तो ये बात बन गई हमारी एक किसको लेकर के, 1 फैराड को लेकर के, ठीक है ना। अब कैपेसिटेंस निकालते हैं हम किसका, एक स्फेरिकल सरफेस का, एक होलो स्फीयर, मान लीजिए एक चार्ज स्फीयर है, उसको आप कितना ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटर दे सकते हो, वो कैपेसिटेंस हो, ठीक है। हटा दो इसको, पक्की बात है, ठीक है ना। और ये तो मैंने 9 की वैल्यू ली है, अगर इसको 8.85 से डिवाइड करो तो और भी, तो औसतन आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि एक फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट होती है, क्योंकि एक फैराड का अब आप समझ लो 11,000, इस पूरे दिल्ली शहर के ऊपर रख लो तुम भाई, 11,000 का मतलब क्या होता है, तो इतना बड़ा होता है। अब देखो भैया, सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई वी है, क्या होते हैं, कि क्या कह रहा था रे तू, ओके चल ठीक है। तो अब v की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 क्यू बाई डी, क्यू बाई डी ले लू ना, या आर लू, चलो डी ले लेता हूं क्योंकि हम डी की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस यहां से क्या हो जाएगा, 4πε0 डी, समझ में आई या नहीं भाई। मैंने इस बात को नीचे रखा तो क्यू तो नीचे रह गया, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4πε0 डी। तो अब एक बात बताओ, 1/4πε0 डी 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, तो 4πε0 क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा जी, अब ले रहे हैं फॉर अर्थ, अर्थ के लिए 1/9 गुणा 10 की पावर 9। अब आप मुझे एक बात बताओ, अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, 6,400 किलोमीटर, 6400 है ना, तो 6400 किलोमीटर है बेटा, ये किलो को हटाओ, 1 2 3 आ गया, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 हो गया, ठीक है ना। तो 9 में से 6 गए, तो इंटू में 10 की पावर -3, 6.4 डिवाइडेड बाय 9 है ना, यही होगा ना। है हाँ जी, तो 6.4/9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 7 63 है भाई, 0.7, फिर 1 रह गया, फिर डेसिमल लग के 1 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 जीरो इधर थी और 3 इधर हो गई, तो 10 की पावर माइनस गुणा में 10 की पावर -3 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू 711 माइक्रोफेराड। समझ में आ गई। तो अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेराड है, तो इस टॉपिक का नाम लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लोग जो है अर्थ के कैपेसिटेंस को समझ पाओगे।
1 फैराड बहुत बड़ा मामला होता है। बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई आज की सभा की समाप्ति। ठीक है, तो भाई अब जो है ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी की बातचीत करेंगे अगले उसमें, बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज पैरेलल का सारा सिस्टम निपटा देंगे। ठीक है ना? चलो, ऐसा चल रहा है।